बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 बजे से स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 7 जो है वो डिस्कस किया था। और क्या किया था लास्ट टाइम ये आप लोग बताएंगे, मुझे याद नहीं। हाँ जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? सेंट्रीपिटल फोर्स तक कर लिया था। अच्छा जी। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल कोई होमवर्क दिया था आप लोगों को? कोई न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क दिया था क्या? आसिम बाबर कह रहे हैं आई हैव डन होमवर्क, और अताउर रहमान कह रहे हैं क्लास में कराए थे, और मुबशरा सोहेल कह रही है कि नहीं दिया था। कुछ गड़बड़ सी बात है भाई। कोई कह रहा है दिया है, कोई कह रहा है नहीं दिया। अच्छा, चलें जी, सही है। अच्छा जी, तो आज जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए बेटा। पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ हमारे पास यहाँ पे जो है फैक्टर्स हैं। कह रहे हैं राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ये क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। कह रहे हैं फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑन विच सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड। कुछ फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे पहला क्या है? द सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी वो क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं इट इंक्रीज विद स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो वेलोसिटी है, अगर उसको इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी के स्क्वायर को इंक्रीज करेंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तीसरी चीज़ क्या कह रहे हैं? इट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के रेडियस को इंक्रीज करने से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सही है बेटा। तो देखें, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था? एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखें, ये एफ सी जो है ये एम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एम की वैल्यू बढ़ाएं, एफ सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो चीज़ें सामने सामने होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। सही है। अब देखें, एफ सी के सामने एम है, ये दोनों आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से ये वी स्क्वायर जो है ये भी क्या है? एफ सी के बिल्कुल सामने है। इसका मतलब ये वी स्क्वायर और एफ सी ये दोनों भी आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाएंगे, एफ सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, जो चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, जैसे एफ सी और ये आर, ये दोनों ऊपर नीचे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सही है। आर की वैल्यू बढ़ाने से एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही है। तो ये जो यहाँ पे फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं ये पूरा इस फॉर्मूले के अंदर है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये तीनों फैक्टर्स आप अपने पास से लिख सकते हैं। सही है। क्या बताया इन्होंने? कि मास इंक्रीज करने से एफ सी इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी के स्क्वायर को इंक्रीज करने से एफ सी इंक्रीज हो जाएगा, और रेडियस को इंक्रीज करने से एफ सी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सही है। तो इसके अंदर अगर आप लोग ऐसे लिखें कि एम मास एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बात भी सही है। वी स्क्वायर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड आर रेडियस एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सही है। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास डिस्कशन की जा रही है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा जी, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज़ होती है?
कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ another force which is equal in magnitude but opposite in direction of the centripetal force also acts on the body. This force is called centrifugal force. It is always directed away from the center of the circle. देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल किस चीज़ की दी थी कि आप जो है वो एक धागे में पत्थर बांधें और उसको गोल गोल घुमाएं। अब देखिए जब आप उसको जो है किसी धागे में पत्थर को बांध के गोल घुमाएंगे, पढ़ लें बेटा, कोई बात नहीं, सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते। अच्छा, अब फर्ज करें जैसे जब आप किसी धागे में पत्थर बांध कर जब घुमाएंगे तो होगा क्या, एक फोर्स आप लगाएंगे और एक फोर्स जो है वो पत्थर लगा रहा हो। तो आपकी जो फोर्स है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो कहलाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फोर्स जो पत्थर लगा रहा है वो फोर्स क्या कहलाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगी। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा मगर डायरेक्शन में क्या होगा, फ़र्क होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर होगी, सही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, सही है। इसकी बस डेफिनेशन पढ़ लेना काफ़ी है, आगे इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो है एक न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। इस लॉ को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस लॉ के फॉर्मूले से रिलेटेड, सही है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन F इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन साहब ने एक लॉ पेश किया, क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely अच्छा जी, तो दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। Everybody in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। न्यूटन साहब ने एक लॉ पेश किया, इन्होंने कहा कि कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं उन सब के दरमियान में एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन बॉडी के मासेस के। यानी जैसे जैसे आप मास को बढ़ाते जाएंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे मास को कम करते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। यानी उन बॉडीज़ को जैसे जैसे करीब लेके आते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो उसकी जो फोर्स है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, सही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है। अब देखें इसके अंदर जो है वो दो बातें जो है इन्होंने कही। अच्छा जी, तो इस लॉ के मुताबिक देखिए फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ये दो बॉडीज़ हैं, इसे हमने कहा ए और इसे हमने कह दिया बी, तो ये दो बॉडीज़ हैं, तो ये इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। यानी इसका मास अगर हम कहते हैं m1 और इसका मास अगर हम कहते हैं m2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है m1 और m2, सही है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, पहली इक्वेशन, सही है। लॉ के दो हिस्से हैं, पहले हिस्से के मुताबिक ये। दूसरे हिस्से में इन्होंने क्या कहा कि इन बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, ये फोर्स उसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी उस फासले के स्क्वायर के, इन दोनों के दरमियान जो फासला है उसे हम आर डिनोट करते हैं। अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, सही है। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2।
अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंबाइन करें, एक साथ लिखें, तो क्या हो जाएगा? देखें मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ये हो जाएगा एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये ऊपर आ जाएगा, और आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। सही है। उसके बाद आप लोगों को ये बात मालूम है कि ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाया जाता है, सही है, तो हम क्या लगाते हैं? दो चीज़ें लगाते हैं, एक इज इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट। तो इसको हटाया तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू आ गया, और यहाँ पे कांस्टेंट आ गया कैपिटल जी। हर जगह कांस्टेंट की वैल्यू मुख्तलिफ होती है, यहाँ पे क्या है? कैपिटल जी है। तो ये हमारे पास जो है एक बहुत आसान सी डेरिवेशन है। तो ये एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमने जो है वो एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो एक फार्मूला फाइंड किया। इस फार्मूले के मुताबिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r2 के। ये जो g है यहाँ पे, जो कैपिटल G आपको नज़र आ रहा है, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है? जी की जो वैल्यू है वो है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। सही है। और इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पेज नंबर 44 की बिल्कुल लास्ट लाइन पे जो है ये लिखा हुआ है। सही है जी। तो यहाँ पे जो है हमने एक फार्मूला ड्राइव किया, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड कुछ आसान आसान से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सही है। अच्छा, इसमें एक याद रखिएगा, एक स्मॉल जी है, एक हमने चैप्टर नंबर 3 में और दूसरे चैप्टर में पढ़ा है जी, ये होती है ग्रेविटी। सही है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में फ़र्क है। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9.8। बेटा ये जो मैंने कराई ना, ये आसान सी इसकी डेरिवेशन ही है। आप यहाँ पे अपने नोट्स में देख लें। सही है। इसको मैं इंशाल्लाह अब आप लोग अगले हफ्ते, उम्मीद है इस बात की कि आप लोग अगले हफ्ते फ़िज़िकल क्लास में आ जाएंगे, तो फिर मैं आपको मज़ीद इसको डिटेल में अच्छे से करा दूँगा। अभी बस आप ये जो सामने मैंने आप लोगों को कराया, यही डेरिवेशन है इसकी, बहुत आसान सी। पेज नंबर 44 पर है। हाँ जी बिल्कुल, पेज नंबर 44। अच्छा जी, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। सही है जी। तो पहला न्यूमेरिकल मैं आपके पास लिखता हूँ। चलिए सवाल नोट करें आप लोग, या देख के इसको डाटा बनाएं। अच्छा जी, टू बॉडीज ऑफ मासेस 5 kg एंड 4 kg are placed at a distance of 30 meter from each other. Find the force of attraction between them। कह रहे हैं दो बॉडीज हैं जिनके मासेस क्या हैं, 5 kg और 4 kg हैं, जो कि एक दूसरे से 30 मीटर के फासले के ऊपर क्या हुए में रखे हुए। सही है। आपको क्या करना है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करनी है। सही है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। 30 मीटर का फासला मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, इसको कुछ कम कर लें बेटा। एक काम करें, 30 मीटर को हम लोग 3 मीटर कर लेते हैं। सही है। 3 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर। अच्छा अब देखें, बहुत आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक सवाल कराता हूँ।
अब देखिए डाटा बनाते हैं, सबसे पहले दो मासेस गिवन है, सही है। तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले मास को जो है वो m1 रखते हैं और छोटे वाले मास को m2 रखते हैं। तो मैंने m1 लिख दिया कितना 5 kg और m2 मैंने लिख दिया कितना 4 kg। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिनोट करते हैं r से। तो r की वैल्यू मैंने क्या रख दी 3 मीटर रख दी बेटा, सही है। और इस फॉर्मूले में हमें इस्तेमाल करनी है g की वैल्यू, कैपिटल G, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11, सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, फाइंड क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है। अब देखें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। फार्मूले में वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, F की जगह F आ गया, G की जगह मैंने लिखा 6.67 एक्सपोनेंशियल -11, m1 की जगह आ गया 5 और m2 की जगह आ गया 4 और डिवाइड कर दिया हमने किससे 3 के स्क्वायर से। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। 6.67 को आप लोग क्या करेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। 6.67 को मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, तो आंसर जो हमारे पास आ गया वो आ गया 133.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, ये ऊपर है, और नीचे 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस 133.4 को डिवाइड कर देंगे किससे 9 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 14.2882, सॉरी 14.82 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, सही है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। सही है जी, 14.8 आंसर आ गया और इसकी यूनिट आ गई हमारे पास न्यूटन। इस सवाल में कोई मसला है तो पूछ लें बेटा। हाँ बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में कर सकते हैं बिल्कुल। ये 10 की पावर -11 जो है वो इसी में रहेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे इसको। इस सवाल में कोई मसला है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आपको लोगों को कुछ एक आध सवाल देता हूँ। हाँ जी, यहीं पर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं एक आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies
is 5 newtons. सही है. If the mass of body A is 2.5 kg, find the mass of body B if they are placed at a distance of 1.5 meters from each other. चलें जी, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताने वाले हैं इसका आंसर. सवाल मैं पढ़ देता हूँ. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज 5 न्यूटन. इफ द मास ऑफ बॉडी ए इज 2.5 kg, फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी इफ दे आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर. तो ये जी, ये सवाल आप लोग सॉल्व करें जब तक मैं जो है वो नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ. तो ये जल्दी से मैं आ रहा हूँ, फिर आप लोगों से इसका आंसर शेयर करेंगे.
अच्छा जी, तो बेटा आप लोग ने आंसर जो शेयर किए हैं, ये मैं देखता हूँ क्या बता रहे हैं। अच्छा, मुबशरा जैसे ये वाला आंसर चल रहा है, सही है। अताउर रहमान का आंसर आ रहा है 7.49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। अच्छा, सबके आंसर बड़े डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं भाई। मोहम्मद आसिम ने आंसर कुछ अजीब सा दिया है। चलें जी, ये लगता है सवाल मुझे कराना पड़ेगा। चलें जी, मैं करा देता हूँ ये सवाल, देख लें आप लोग कैसे होगा। सबसे पहले सवाल में हमें जो है वो क्या गिवन है, देखें फोर्स गिवन है। कह रहे हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज 5 न्यूटन। फोर्स गिवन है हमें कितनी, 5 न्यूटन गिवन है, सही है जी। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इफ़ द मास ऑफ द बॉडी ए इज़ 2.5 kg, तो मैंने इसको m1 कह दिया। m1 इज इक्वल्स टू 2.5 kg। उसके बाद फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी, यानी m2 हमें क्या करना है, m2 मालूम करना है। अच्छा जी, इफ़ दे आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम ईच अदर, अगर उन दोनों के दरमियान जो फासला है यानी आर जो है वो कितना है, 1.5 मीटर है, सही है बेटा। जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, जो कि होती है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। अच्छा जी, आगे चलते हैं, देखें फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करते हैं, देखें फोर्स की जगह मैंने लिख दिया एफ, जी की जगह मैंने लिखा 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। अच्छा, m1 की जगह मैंने लिखा क्या 2.5, और m2 की जगह m2 लिख दिया, और r की जगह मैंने लिखा है 1.5 और उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखें सोल्यूशन कैसे होगी। सबसे पहले आप एक काम करें, 6.67 को मल्टीप्लाई करें 2.5 से, तो 6.67 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो आंसर आ जाएगा 16.675। तो यहाँ 5 मौजूद है, यहाँ पे आ गया 16.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय m2, सही है। अच्छा, नीचे करेंगे 1.5 का स्क्वायर, 1.5 के स्क्वायर का मतलब है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये आंसर आ जाएगा 2.25, सही है जी। अच्छा, तो ये 2.25 आ गया। उसके बाद आप क्या करें, ये 2.25 को 16.675 को डिवाइड कर दें 2.25 से, सही है। इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 16.65 को डिवाइड कर रहा हूँ 2.25 से, तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा 16.675 डिवाइडेड बाय 2.25, ये आ जाएगा 7.41। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 7.41 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय m2। अच्छा, इसके बाद जो है आगे की सोल्यूशन मैं जो है ये लेफ़्ट साइड पे कर लेता हूँ। लेफ़्ट साइड पे जो है ये इसको मिटा देता हूँ। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये चीज़ें हैं, इनको मैं इरेज कर देता हूँ। डाटा को, डाटा तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा। बेटा दिखा रहा हूँ स्लाइड, पहले मैं ये सवाल आप लोगों को करा दूँ, बस ये हो गया, एक स्टेप रह गया, फिर देख लेते हैं। अच्छा, अब देखें ये 7.41 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, ये पूरी टर्म जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है,
दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5 अपॉन क्या है 7.41 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 और यहाँ पे क्या बच गया है m2। अब आप क्या करें, इस 5 को डिवाइड कर दें 7.41 से, तो 5 डिवाइडेड बाय 7.41, तो ये हो गया 0.67, ये आ गया 0.67 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 नीचे था, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 और यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ, यानी पॉइंट को मैं 6.7 के बाद लेके जाऊँ, तो ये हो जाएगा 6.7 और जब इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो पावर में से क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। 10 11 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई m2 की वैल्यू आ गई। इसको मैं इन्वर्स करके लिख देता हूँ, m2 इज इक्वल्स टू 6.67 नहीं आएगा, ये मैंने गलती की, ये आएगा 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 और ये अब आ गया किलोग्राम में। सही है बेटा, तो ये इसका आंसर है। अब आप लोग अपना आंसर इसमें से टैली करें और देखें आप लोग के उसमें क्या गलती आ रही थी, उसको चेक करें। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ दोबारा। देखें, ये सवाल था हमारा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज 5 न्यूटन इफ द मास ऑफ बॉडी ए इज 2.5 kg, फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी if they are placed at a distance of 1.5 meters from each other। सही है, तो जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 किलोग्राम्स। अभी इसमें आप लोगों को कोई मसला है तो पूछ लें। अभी किसका आंसर सही आ रहा था भाई? किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा। किसी एक का आंसर सही आया है, वो कौन है? मेरे ख्याल से आसिम बाबर ने आंसर सही दिया था। हाँ, आसिम का आंसर सही आ रहा था, तकरीबन सही था आसिम का आंसर। हाँ जी, तो मुबशरा के आंसर में भी गलती थी और अताउर रहमान ने भी गलती की थी। नहीं, अताउर रहमान का आंसर नहीं नज़र आ रहा मुझे। सही है बेटा, एक सवाल मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ, ये सवाल आप लोग जो है वो अभी होमवर्क में करके चेक कराएंगे, कल इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सही है। चलें जी, एक होमवर्क का सवाल मैं इससे मिलता जुलता आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ अनस, मुझे पता है बेटा, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मैंने कब बोला कि आप सही जवाब नहीं देते? सही है जी, सवाल नोट कर लें। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज 3.5
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 न्यूटन। सही है जी। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 न्यूटन। सपोज ऑफ टेकिंग बिटवीन टू बॉडीज 3.5 की पावर 10, इफ द मास of body A is 0.53 kg, find the mass of body B if they are placed at a distance of at a distance of 0.5 मीटर्स। चले आसान कर दी। सही बेटा, सवाल में दोबारा पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 न्यूटन्स if the mass of the body A is 0.53 kilogram, find the mass of body B if they are placed at a distance of 0.5 meter from each other। सही है जी। मिलता जुलता सवाल है, अभी जो मैंने आप लोगों को सवाल कराया वो मिलता जुलता सवाल है, बस वैल्यूज चेंज है। तो आप लोगों को ये सॉल्व करना है। पिछले सवाल के सलूशन एक दफ़ा देख लें, इसमें कोई मसला है तो पूछ लें। सही है बेटा, क्लास ऑफ करते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, इंशाल्लाह कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और मज़ीद जो है वो आप लोगों को सवाल कराऊंगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।